नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिल से में। हर बार की तरह इस बार भी हम प्रदेश की जानी मानी हस्ती से आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बातों का सिलसिला दिल से। होटल में डीप फ्रीजर का बहुत इस्तेमाल होता है। आटा, चावल, आलू शुड नेवर बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो खाने को लजीज बनाते हैं? नमक का सबसे महत्वपूर्ण रोल हमारे खाने के अंदर होता है। हम कैसे पहचान सकते हैं कि मावा नकली है या असली है? जो असली अच्छा मावा होता है वो ग्रेन्यूल्ड मावा होता है। दादी माँ के चूल्हे की जो रोटी है तो उसके स्वाद में क्या फर्क है? चूल्हे की रोटी आज भी सबसे उत्तम रोटी है। खाना जितना अहम होता है हमारी जिंदगी के लिए, उतने ही हम उसके प्रति लापरवाह रहते हैं। तो क्या पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन ही लाभदायक होता है या उसके साथ कुछ और भी ज़रूरी रहता है? जानेंगे हम इन सभी सवालों के जवाब आज के एपिसोड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के भोपाल सेंटर के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद कुमार सिंह से। तो डॉक्टर आनंद कुमार जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सुषमा जी। धन्यवाद सर। डॉक्टर आनंद कुमार जी से हम बहुत सी बातें जानेंगे, लेकिन उसके पहले इंडियन होटल ऑफ मैनेजमेंट पर एक छोटी सी फिल्म। डॉक्टर आनंद कुमार जी, हम आपसे होटल मैनेजमेंट से जुड़े बहुत से सवाल करेंगे, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल भोजन से जुड़ा रहेगा। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि फला आदमी के हाथ का खाने में स्वाद है, तो क्या उसके हाथ का हुनर है या वो फूड प्रिपरेशन का साइंस है? सुषमा जी, दोनों चीज़ का एक कॉम्बिनेशन है। खाना बनाना जो है दिल से बनना चाहिए। इसमें दिल का बहुत बड़ा और आपकी जो मनोस्थिति है उसका बहुत बड़ा रोल खाना बनाने में होता है। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है उसका रोल होता है। इन दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन बनाने के बाद खाने का स्वाद आपके सामने आता है। ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो खाने को लजीज बनाते हैं? बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट हैं। नमक का सबसे महत्वपूर्ण रोल हमारे खाने के अंदर होता है एंड उसके अलावा हमारा जैसे हल्दी, धनिया, इनका एक महत्वपूर्ण रोल हमारे खाने के अंदर होता है। नमक, हल्दी, मिर्ची, इन सब की जैसे धनिया। आपने कहा धनिया, हाँ। इनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। सबसे ज़्यादा रोल नमक। हम देखते ही रहते हैं हमारी रेगुलर ज़िंदगी में कि मावा नकली बिक रहा है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि मावा नकली है या असली है? जो असली अच्छा मावा होता है वो ग्रेन्यूल्ड मावा होता है और उसके अंदर जो फैट की क्वांटिटी है, मतलब अगर आप उसको हाथ में लेंगे तो उसको हाथ में अगर रब करेंगे उसको तो उसमें आपको ग्रेन्यूल्स नज़र आएंगे और हल्का सा जो है फैट का जो है टिंट नज़र आएगा। तो वो एक अच्छी पहचान है मावे को पहचानने की। आप खा के भी उसको देख सकते हैं। अगर खाएंगे तो मावा आपके मुंह में उसके ग्रेन्यूल्स आपको फील होंगे अपने टंग के साथ में। तो पनीर को भी कैसे पहचाना सकता है कि वो खाने लायक है या नहीं? पनीर आप खा के जान सकते हैं। पनीर अगर सॉफ्ट है और उसके अंदर किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है तो वो पनीर अच्छा है। हम अपने घर में खाना ज़्यादा बन जाता है तो बच भी जाता है और बचने के बाद में उसमें कुछ थोड़ी सी स्मेल आने लगती, जैसे चावल की बात करें या आटे की, तो वो अगर खाना हम पालतू जानवरों को या गाय भैंसों को खिला देते हैं तो क्या ये उनके लिए लाभदायक होता है? खाना अगर विदिन 24 आवर्स अगर किसी जानवर को आप खिलाते हैं तो वो नुकसानदेह नहीं है। खाना जिसमें कुछ केमिकल हैं वो खाना जानवरों को नहीं खिलाया जाना चाहिए। और अक्सर कहा जाता है कि दही बड़ा खा लीजिए, दूध केला खा लीजिए, छोले भटूरे, सरसों का साग, और इनका जो ये कॉम्बिनेशन है तो ये कितना लाभदायक होता है, कैसे आप बता पाएंगे? तो जैसे आपने सवाल पूछा दूध और केला, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। केला और दूध एक साथ नहीं खाया जाना चाहिए। दूध और केला मिलकर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। जैसे आपने दूध केला बताया, वैसे ही कई शेक्स मिलते हैं, पपीता और दूध, तो ये भी क्या उतने ही यूजफुल है? पपीता और दूध एक साथ जा सकता है, आम भी एक साथ जा सकता है, बट आम के साथ जब हम शेक बनाते हैं तो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म दूध में आम को हमें बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सिट्रस फूड है उससे क्या है कि हमारे दूध के अंदर स्पॉइलेज शुरू हो जाती है, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। सिमिलरली सिर्फ उड़द की दाल का वड़ा
दही के साथ नहीं चलता है। अच्छा, और वही तो बिकता और है। मेरे ख्याल से हमारे घरों में काफ़ी जैसे त्योहारों पे तो उसी को बनाया जाता है, परंतु वो एक दूसरे के विपरीत हैं। वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, आप बड़ा खाना है, शौक से खाइए, आप मूंग की दाल का बड़ा बना के खाइए। तो दही बड़े में क्या जो मूंग की दाल का वड़ा है वो यूज हो सकता है कि? बिल्कुल यूज़ नहीं, खाया ही वो जाना चाहिए। इट इज़ नॉट, चने की दाल का वड़ा बना के खा सकते हैं, वो सब दालें उसके विपरीत नहीं है। हम घर में देखते हैं कि सब्जी बनाते हैं, उसके ऊपर उसको सजाने के लिए धनिया की पत्तियां काट कर डाल देते हैं। तो क्या ये केवल स्वाद के लिए होता है या केवल खूबसूरती के लिए? धनिया, पुदीना, ये हमको अपने डेली रूटीन में खाए जाने चाहिए। ये न्यूट्रल पदार्थ हैं, मतलब इनको आप कम्बिनेशन किसी के साथ भी बना सकते हैं। एक और जैसे आपने एग्जाम्पल की बात की, आजकल हम दही के साथ प्याज का रायता या मिक्स रायता या फ्रूट रायता खाते हैं, जो अच्छा नहीं है। मतलब दही के साथ ना तो किसी फ्रूट का कम्बिनेशन है और ना ही प्याज का तो कम्बिनेशन बिल्कुल ही नहीं है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये इट शुड बी अवॉइडेड। और इसी के कारण से आप देखते हैं कि बहुत सारी जो अलाइनमेंट हमारी लाइफ में शुरू हो रही हैं, वो इसी का कारण है कि हमको ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, और दूसरी जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो रही हैं, ये हमारा जो खाना खराब हो गया है उसी की वजह से ये हो रही है। जैसे सर आपने रायते की बात करी, तो रायता जब इतना पॉपुलर है हमारे इंडियन खाने में, तो उसको फिर कैसे बनाना चाहिए, किसके कॉम्बिनेशन के साथ बनाना चाहिए? देखिए, रायता आप जीरे का रायता खाइए, पुदीने का रायता खाइए, राई का रायता खाइए, धनिया का रायता खाइए, आलू का रायता खाइए, ऑल दीज थिंग्स, मतलब इट गोज विद इट। सो यू कैन हैव वेरियस कॉम्बिनेशंस। बट जैसे प्याज का रायता है या आप जैसे सिट्रस फ्रूट डाल देते हैं उसमें, तो वो नहीं खाया जाना चाहिए। तो जैसे आपने रायते की बात की, वैसे ही हम कस्टर्ड की बात करें, कस्टर्ड बनाया जाता है इसमें फ्रूट्स को मिला के, वो उसका कॉम्बिनेशन सही है? कस्टर्ड का कॉम्बिनेशन सही है, बट कस्टर्ड में भी जैसे बनाना है या सिट्रस फूड हैं, वो उसमें नहीं डाले जाने चाहिए। सबसे मतलब इंग्रेडिएंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है हिंग। तो ये भी कहा जाता है हिंग लगे ना फिटकरी, ऐसा एक कहावत भी है। तो हिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? हींग हमारा एक डाइजेस्टिव एजेंट है, मतलब ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है हमारे खाने का, स्पेशली द भारतीय खाने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हमारे भारतीय खाने में होता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और खाने के जो फ्लेवरिंग को बहुत एनहेंस करता है। ये एक हींग का रोल हमारे खाने के अंदर होता है, जिसको आप रूटीन बेसिस पे रोजाना खाना चाहिए। अब हम रिफाइंड तेल की बात करें तो कई तरह के रिफाइंड तेल आते हैं। सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, आजकल सनफ्लावर है, और आजकल ब्राउन राइस का भी ऑयल बहुत फेमस है, वो भी है, और शुद्ध घी भी। तो इन सब तेल और घी की बात करें तो इसमें जो खाना बनाते हैं, एक तरीके का खाना समझ लीजिए कि हमने इसमें आलू की सब्जी बनाई या कुछ और सब्जी बनाई, तो इन सब में क्या स्वाद अलग हो जाता है या सेम ही रहता है अगर अलग अलग तेल का इस्तेमाल करते हैं तो? वैसे सच्चाई तो ये है कि जो घी का स्वाद से कोई रोल नहीं है। घी एक टेक्सचर देने का काम करता है खाने के अंदर। और जहाँ हम रिफाइंड ऑयल की बात करते हैं, ये रिफाइंड ऑयल बहुत अच्छे नहीं हैं, तो हमको रॉ ऑयल इस्तेमाल करने, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो तिल का तेल हो, या दूसरे जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं, इनमें सबसे अच्छा अगर कोई फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल होना चाहिए वो अपना देसी घी है। मतलब देसी घी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और इन सब का इस्तेमाल, जैसे कि हम एक स्टैंडर्ड डाइट के बारे में बात करते हैं, तो आपको 15 से 25 ग्राम के बीच में अगर आप अपने खाने में फैट का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल नहीं है। ये भी देखते हैं कि अक्सर होटल हो या कहीं पे भी तो सब्जी या इनके ऊपर में तेल या घी तैरता रहता है, तो ये कितना हार्मफुल है और कितना लाभदायक है? घी का रोल सिर्फ टेक्सचर को डेवलप करने में है, घी के रोल से उसमें स्वाद का कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्मल तेल का इस्तेमाल करते हैं, वही स्वाद के लिए ज़रूरी है। हमारे खाने में हमारे सरसों का तेल, तिल का तेल और ये दूसरे जो ऑलिव ऑयल है, अब जैसे ऑलिव ऑयल की बात है, ऑलिव ऑयल को हमें कभी भी गर्म के लिए जैसे पराठे बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऑलिव ऑयल आप सैलेड के लिए इस्तेमाल करें या वेरियस कम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल करें, वो अच्छा है। बट जो हमारे दूसरे खाने हैं उनमें हमें अपने सरसों का तेल, तिल का तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए। होटल में डीप फ्रीज़र का बहुत इस्तेमाल होता है, उससे निकला हुआ खाना कितना सेहत के लिए अच्छा रहता है? डीप फ्रीज़र के अंदर खाना रखा हुआ उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कुछ ऐसे खाने हैं जो ना तो रेफ्रिजरेटर में जाने चाहिए ना डीप फ्रीज़र में जाने चाहिए। जैसे कि एक बहुत आम बात है कि हमारी घरों में भी, गृहिणियाँ भी और होटल वाले भी आटा जो है बनाते हैं और उसको रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में डाल देते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरे चावल भी रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं जाना चाहिए, आलू भी रेफ्रिजरेटर के पकने के बाद अंदर नहीं जाना चाहिए, या आलू की सब्जी किसी भी फॉर्म में रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं जानी चाहिए। बाकी दूसरी सब्जियां आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं या डीप फ्रीजर में
रख सकते हैं, उन सब की सेल्फ लाइफ है 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने, हर चीज़ की अलग अलग शेल्फ लाइफ है। तो उस सेल्फ लाइफ के अकॉर्डिंगली उसको डीप फ्रीजर के अंदर रखा जा सकता है। परंतु खाना, आटा, चावल, आलू शुड नेवर बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। ये उतना ही पकाया जाना चाहिए कि जितना हमको डे टू डे बेसिस पे कंज्यूम करना है। मतलब तुरंत बनाइए और तुरंत यूज़ करिए, वो ज़्यादा सेहत के लिए सबसे अच्छा है। ये जानकारी शायद हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, क्योंकि ये हम हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा इसमें, सुषमा जी, ये आजकल हमारे घरों में माइक्रोवेव का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। और हम क्या है कि रेफ्रिजरेटर से खाना निकाला, माइक्रोवेव में डाला और हम खुशी खुशी खाते हैं कि हम गरम गरम खाना खा रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको ये और अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि माइक्रोवेव में पका हुआ खाना, उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाती हैं। जब अल्फ़ा रेड उस पर पड़ती हैं तो वो खाने को ख़त्म कर देती हैं। उस खाने को सिर्फ हम अपनी बैली को भरने के लिए खाते हैं, उससे कोई न्यूट्रिएंट हमको मिल नहीं रहे हैं और पेट के अंदर बहुत सारी डिस्टर्बेंस होने के चांसेस उससे रहते हैं। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी से आपको वो जानकारियाँ मिल रही है जो आपने टीवी शोज़ पर कभी नहीं देखी होगी, कि कब, कैसे और किस तरीके से खाना बनाना चाहिए और वो डे टू डे लाइफ में आपके लिए कितना ज़रूरी होंगे। थोड़ी सी देर में मैं फिर हाजिर होती हूँ। ये जगह कुछ अलग लगी, व्यूज इतने सुंदर है, देखकर मजा आ गया। पूरी फैमिली को लेके आके रहना चाहिए, घूमना चाहिए। टेंट्स बहुत प्यारे हैं यहाँ पे, जगह बहुत अच्छी है और यहाँ का नेचर अच्छा है। मुझे सबसे अच्छा लगा गेम, जो म्यूजिकल डेज है। एक ही प्लेस पे आप वॉलीबॉल भी कर रहे हो, आप ट्रैकिंग भी कर रहे हो, आप पूल में भी हो, मतलब आपको सब कुछ मिल रहा है। स्नूकर, गेम्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, झूले वगैरह, गार्डन, बेड्स और लाइट्स वगैरह, डेकोरेशन, वो बहुत अमेजिंग है, मतलब बहुत यूनिक है। अभी तक तो सिर्फ मूवीज में देखा था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। यहाँ पे इतनी सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। एडवेंचरस कैंप जैसा ये, और एनसीसी वालों को हर चीज़ है यहाँ पे। जहाँ पे पीछे जस्ट डैम है, जहाँ पे एक साइट सीइंग पॉइंट है, तो वो सारी चीज़ें एक पेक्युलर बनाती है महुआ हाउस को। हुआ एंड द अरेंजमेंट जो यहाँ पर हमें मिला इस हाउस में, इट वाज वंडरफुल। आई एंजॉयड अ लॉट, बहुत ही अच्छा था। एंड इनकी होस्टिंग तो लाजवाब, हमेशा ही। हमारे लोकल फूड होते हैं, वो कल्चर के हिसाब से हम फूड प्रिपेयर कराते हैं, ताकि वो जो लोग आएँ तो हमारे कल्चर को भी एंजॉय कर सकें। महुआ के पेड़ के बीच में, इसीलिए नाम इसका महुआ हाउस है। सब ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। जैसे हम देखते हैं कि हर खाने की, जैसे आपने बताया था कि एक शेल्फ लाइफ होती है, तो जो कटी हुई सब्जियां होती है उनकी क्या शेल्फ लाइफ होती है, और ऐसे और भी कोई एग्जांपल्स आप बताइए कि खाने की कितनी शेल्फ लाइफ? ये आपने बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। मतलब इसकी हमारे देश में अवेयरनेस नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि प्याज को जनरली काट के रख देते हैं या ओवरनाइट रख देते हैं। प्याज डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है जैसे ही वो एनवायरनमेंट के टच में आती है, और वो फिर खाने लायक या खाने में इस्तेमाल करने लायक नहीं रहती है। साथ ही जैसे हम बहुत सारी शादी ब्याहों में जाते हैं तो आपको ग्रीन सलाद नज़र आता है, तो आप ये सोचते हैं कि भी ग्रीन सलाद मेरे लिए बहुत हेल्दी फूड है ये, और उसमें प्याज और खीरा दोनों एक साथ नज़र आते हैं। एक तो इन दोनों को साथ रखना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डिकम्पोजिशन जो अनियन से होता है वो खीरे के अंदर भी चला जाता है, तो दोनों के स्पाइलेज होने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे प्याज की अगर हम बात करते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 2-2.5 घंटे है, विंटर में 4-4.5 घंटे हो सकती है। उसके बाद अगर आपने प्याज को काट के रखा तो वो ख़राब हो जाती है, वो ना तो खाना पकाने लायक रहती है और ना खाना खाने लायक रहती है। तो ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए, और हमारे जो केटरर मित्र हैं या हमारे जो होटल्स हैं उनको भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। अगर इसको हम प्याज को या तो पानी में रखें या विनेगर में रखें, वो फिर डिकम्पोज नहीं होती। तो वो भी कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं? नहीं, वो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉट एंडलेसली। मतलब 8-10 घंटे से ज़्यादा तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। जैसे आपने एक ओनियन का हमें एग्जांपल बताया, वैसे हरी सब्जियों में और कितनी देर तक काट के रखा जा सकता है? कि हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल है। जैसे मटर है, मटर को आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, यू कैन कीप इट इवन फॉर 6 मंथ टाइम, बट सिर्फ छील के रखना 6-8 घंटे कोई प्रॉब्लम मटर में होती नहीं है। सिमिलरली जैसे गाजर है, गोभी की थोड़ी शेल्फ लाइफ कम है, उसकी 3-4 घंटे की करीब शेल्फ लाइफ है, बट रेफ्रिजरेट उसको कर देंगे तो वो भी 6 महीने रखा जा सकता है। जो खाना सब्जियां है हमारा, उस अकॉर्डिंग टू सीज़न हमको खाने चाहिए। तो मेरा तो मानना ये है कि जो भी हम खाना खाएं
वो हम सीजनल खाना खाएं और सीजनल एंजॉय करें, लेकिन नॉन सीजन में खाना खाना एक प्रेस्टीज इशू बन गया है और स्टेटस सिंबल बन गया है। इसलिए आजकल हर मौसम में सारी सब्जियां मिल जाती है। वो बाजारवाद है, वो बाजारवाद है। तो मतलब हमें उसको अवॉइड करें तो अच्छा होगा। तो आपने फ्रोज़न फूड की बहुत अच्छी जानकारी हमें दी कि किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम आजकल देखते हैं कि हर जगह स्प्राउट्स मिल रहे हैं, हम चिकन देखते हैं वो मिल रहा है, फ़िश मिल रही है, जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पर डीप फ्रीज़र में वो रखे रहते हैं और लोग उसको लेकर जाते हैं और उसका यूज़ करते हैं। इवन आजकल तो पराठे भी मिलने लगे हैं। ये कन्वीनियंस फूड का ज़माना है, लोग अपने घरों में काम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि लाइफ ऐसी फास्ट हो गई है। तो मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस फ्रोज़न फूड को अवॉइड करना चाहिए, जो फ्रेश हो उसको खाइए और वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। बाज़ार में कई तरह के केक्स मिलते हैं, उनकी कई अलग अलग डिज़ाइंस होती है, उनके ऊपर कई तरह की क्रीम लगाई जाती है उसको सुंदर बनाने के लिए। तो ये क्रीम सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक होती होगी? ये क्रीम सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आपको इस क्रीम को खाने से आपको इंडाइजेशन, थ्रोट इन्फेक्शन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो फ्रेश क्रीम में जो बनाया हुआ केक है उसकी थोड़ी शेल्फ़ लाइफ कम होती है। अगेन फिर ये एक बाजारवाद की एक एग्जांपल है, क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत लंबी होती है। अब 3-4 दिन 5 दिन आपका केक जो है उस क्रीम के अंदर ख़राब नहीं होता है। वेयर जो आपकी फ्रेश क्रीम है उसका केक जो है आपके 24 घंटे और में भी ज़्यादा 36 घंटे में ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो फ्रेश क्रीम से बना हुआ केक है वही खाया जाना चाहिए। अदरवाइज विदाउट क्रीम खाया, विदाउट क्रीम खाइए और स्वस्थ रहिए। ये ऑर्गेनिक फूड का बहुत प्रचलन चल रहा है, वेजिटेबल्स आ रही है ऑर्गेनिक में ग्रेन्स बहुत आ रहे हैं। तो इसकी सत्यता की जांच कैसे की जा सकती है कि जो वेजिटेबल है वो ऑर्गेनिक है? ये तो देखिए एथिकल इशू है कि अगर कोई ऑर्गेनिक बोल रहा है और इनऑर्गेनिक बेच रहा है तो वो ठीक नहीं है। तो ये एथिकल इशू की अवेयरनेस की आवश्यकता है। और अगर कोई, मेरे हिसाब से तो ऑर्गेनिक फूड वो है जो बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के पैदा किया जाता है, एंड वो अगर आपके पास आ रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और सस्टेनेबिलिटी के लिए, चूँकि हमारा इकोसिस्टम उसी के लिए बना हुआ है, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पहले शादी ब्याह में लेन देन के खर्चे की चिंता ज़्यादा रहती थी, और लेकिन आज हम देखते हैं कि शादी ब्याह में लेन देन के खर्चे के अलावा उस पार्टी के खाने की सबसे ज़्यादा बात होती है और उसके खर्चे की बात होती है। तो क्या ये वाकई वो कॉस्ट होती है या उनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है? सुषमा जी, ये जो खाना है, अगर हम इसमें ये लगाएंगे कि सिर्फ पर प्लेट की जो कॉस्ट है उसमें सिर्फ खाने की ही कॉस्ट नहीं है, इसमें उसकी क्रॉकरी की कॉस्ट है, उसकी कटलरी की कॉस्ट है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉस्ट है। अगर आप सिर्फ खाने की कॉस्ट की बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उस सब कुछ मिला के वो जो कॉस्ट है, उसका जो क्वालिटी है, सर्विस स्टाफ है, उस सब को इंक्लूड करने के बाद वो केटरर चार्ज करता है। लेकिन खाने की बात अगर हम करें तो खाने की तो देखिए हर आदमी एक लिमिटेड हमारी डाइट है, 400 से 500 ग्राम हम खाना खाते हैं। वो 56 भोग और बड़े बड़े जो हैं लंबे मेन्यू जो होते हैं वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं हैं। अगर हम लिमिटेड मेन्यू पे काम करें तो हमारे खाने की कॉस्ट भी कम आएगी और जो है केटर का मार्जिन भी कम होगा। तो दैट इज़ जस्टिफेबल। सर, अब मैं आपके जीवन के बारे में जानना चाहूँगी कि आप इस होटल इंडस्ट्री से कब जुड़े? तो जब 83 में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और एक अपॉर्चुनिटी आई तो मैं 83 में मैं एक रिटन टेस्ट के लिए इस होटल प्रबंध के लिए बैठा, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ और मेरे को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून में मेरे को इसका दाखिला मिला। तो 83 से 86 तक मैंने ये 3 वर्षीय जो है पाठ्यक्रम किया और वहाँ से जो है ये शुरुआत हुई। तो ये आपकी जर्नी कितनी लंबी रही है? 85 से मैंने अपने काम करते हुए काम करना शुरू कर दिया था। तो 85 से लेके अब तक मैं होटल इंडस्ट्री से फिजिकली और एजुकेशन से, मतलब दोनों से मैं जुड़ा रहा हूँ। तो यहाँ भोपाल के इंडियन होटल ऑफ मैनेजमेंट में आपने कब कमान संभाली और उसके बाद आपने क्या क्या यहाँ पर नए इनिशिएटिव्स लिए? मैंने जून 2012 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। क्योंकि ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है तो सर्वप्रथम काम मैंने यहाँ पे जो हमारी अलुमनाई है उसको संगठित करने का कार्य किया। एंड आपको ये प्रसन्नता होगी कि भारत और इसमें हमारी IHM भोपाल की जो अलुमनाई है वो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी और रजिस्टर्ड अलुमनाई एसोसिएशन है। दूसरा कार्य, हमने संस्थान का जो इकोसिस्टम को ठीक करने का प्रयास किया और आज हम 5वें और 6ठे स्थान पे देश के अंदर अपना स्थान रखते हैं। जो खास बात हमने संस्थान में की है, हमने एक तो वेस्टेज पे कम करने के लिए काम किया है। अगर आज आप हमारा संस्थान देखेंगे तो हमारे संस्थान में 0 वेस्टेज है। हम अपने बच्चों को भी प्रेरित करते हैं, अपनी फैकल्टी को भी प्रेरित करते हैं और समाज में भी एक अवेयरनेस फैलाने का प्रयास करते हैं
कि आप खाना वेस्ट ना करें। खाना आपका नहीं है, ये एक नेशन एसेट है। दूसरा क्या, हमने जो एनर्जी पे काम किया, हमने अपना सोलर एनर्जी का सिस्टम लगाया और उससे क्या हमारा एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी कम हुआ। मतलब 2012 से हमारा बिजली का बिल ऑलमोस्ट द सेम है, जबकि बिजली के पैसे भी बढ़ गए हैं। इसके अतिरिक्त हमने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक स्किल है उसको डेवलप करने के लिए हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल अपने संस्थान में पिछले 2 वर्षों से प्रारंभ किया है और उसके रिजल्ट थोड़े स्लो हैं बट बहुत प्रोडक्टिव रिजल्ट उसके हमको मिल रहे हैं। आज हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अगर प्लेसमेंट लॉस एंजलिस में हो जाए या कहीं और फॉरेन कंट्री में हो जाए तो जो वहाँ पे जो रेसिपी बनानी क्या उसके लिए वो सक्षम रहते हैं। हमारा जो कोर्स है हम बेसिक एक्सपोजर बच्चों को देते हैं, क्योंकि खाना क्या है कि तजुर्बे के हिसाब से जो है उसका एनहेंसमेंट होता है। तो वो पूरे ग्लोबली हमारा जो करिकुलम है वो ग्लोबली सक्षम है कि हमारे बच्चे हर क्षेत्र में जो हैं, सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, खाना बनाना, खाना सर्व करना या प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना, नए प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करना, उन सब के लिए हमारे बच्चे सक्षम होते हैं और कार्य करते हैं। सर, जैसे अभी आपने फूड प्रिपरेशन की बात करी, तो उस तरीके से हम बात करें हमारे भारत की, तो यहाँ पे अलग अलग प्रांत है, अलग अलग कल्चर है। जैसे हम राजस्थान की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें या वेस्ट बंगाल, यहाँ पे अलग अलग मेहमान नवाजी है, अलग अलग कल्चर है कि किस तरीके का उनको हॉस्पिटलिटी सिखाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो सब फ्रॉम मल्टी कल्चरल बच्चे हैं और मल्टी कल्चरल हमारे संस्थानों में वो प्रवेश लेते हैं। तो हम क्या है, उन सब बच्चों को एक कम्बिनेशन क्रिएट करके उस कल्चर को हम अपने इंस्टीट्यूशन में भी डेवलप करते हैं और वो सब जितने भी जो रीजनल कुजीन है वो हम अपने रीजनल कुजीन अपने बच्चों को अपने संस्थानों में बहुत अच्छी तरह से उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से वो अपने को एक बेसिक फंडामेंटल उनके कल्चर के बारे में बिल्कुल क्लियर होते हैं। एक और आपका कंपोनेंट है बेवरेज, तो इसमें भी स्पेशलाइजेशन किया है, तो उसमें क्या सिखाते हैं? सब कुछ, मतलब खाना सर्व करने से, चाहे वो अल्कोहलिक बेवरेजेस हो, चाहे नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस हो, चाहे मॉकटेल्स हो, चाहे कॉकटेल्स हो, उनको कैसे सर्व किया जाता है, उनका क्या कम्बिनेशन होना चाहिए, वो सब हम बच्चों को सिखाते हैं। और ये सिर्फ बेवरेज नहीं है, क्योंकि बेवरेज से रिलेट करने के लिए आपको बहुत सारे ग्लासेस की आवश्यकता होती है। वो ग्लासेस का हम एक्सपोजर देते हैं बच्चों को, क्रॉकरी, कटलरी, उस सब का हम एक्सपोजर बच्चों को देते हैं। तो वो एक बेसिक फंडामेंटल उनके बहुत क्लियर हमारे संस्थानों के अंदर हो जाते हैं। अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात करें तो 75 से 80% जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो अपने ये होटल मैनेजमेंट से निकले हुए जो बच्चे हैं उनको कितनी प्लेसमेंट मिल पाती होगी? हमारे सारे संस्थान में, आई कैन से इट विद प्राउड, कि भारतवर्ष के हमारे सारे संस्थान 100% प्लेसमेंट पे काम करते हैं और हमारे सारे बच्चों को कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाता है। रोजगार के साथ ही हमारे जो इस प्रोफेशन में स्वरोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। तो जैसे छोटी सी बेकरी आप खोल सकते हैं, छोटा सा रेस्टोरेंट आप खोल सकते हैं, आप होम डिलीवरी का काम शुरू कर सकते हैं, आप टिफ़िन का काम कर सकते हैं। ये सब अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों को है। और प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो हम 100% प्लेसमेंट पे हमारे सारे संस्थान काम करते हैं। जैसे कहीं भी डिज़ास्टर हो जाता है, फ्लड हो जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है, तो उस समय जो रिहेबिलिटेशन कैंप्स लगे होते हैं तो वहाँ पर जो फूड पहुँचाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या NGO के द्वारा, तो वो फूड की क्या क्वालिटी रहती होगी कि वहाँ तक पहुँचने तक वो ख़राब नहीं हो, और अगर वहाँ पहुँचते भी तो 1-2 दिन तक रह जाए, तो उसमें भी कुछ स्पेशल प्रिपरेशन होती है उस फूड को बनाने नहीं, जनरली ऐसे डिजास्टर्स प्लेसेस पे जनरली क्या है कि हम रेडी टू ईट फूड भेजते हैं, तो वो उसमें ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी कम ही रहती है। जैसे बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, या बहुत ज़्यादा भेजा तो हमने, जैसे अपने चना है, चने को हमने गीला किया, उसकी शेल्फ लाइफ जो है 24 से 36 घंटे रहती है, तो इट कैन इजीली बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल। एंड इवन इफ इट इज़ नॉट ड्राई, तो लोगों को वहाँ पानी है या जैसे भी उसको इस्तेमाल करके उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे डिजास्टर्स जगह पे सिर्फ रेडी टू ईट ही फूड भेजा जाता है, पका हुआ खाना जनरली नहीं भेजा जाता। अगर भेजा भी जाता है तो वो रेडी तैयार करके और तभी भेजा जाए। जैसे पूरी आलू है या पूरी दूसरी सब्जियां हैं जिनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। फूड लवर ग्रुप्स का एक आजकल प्रचलन हो गया जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, तो उसी तरीके से वो हमारे इस महुआ हाउस में आए, तो हमने उनसे पूछा कि IHM आपकी किस तरीके से आपके लिए मददगार हो सकता है, आपने उनसे क्यों नहीं सजेशन लिया कि और ज़्यादा आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? सुषमा जी, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम उसमें बहुत सारी मदद कर सकते हैं। कि हम कुछ कोर्सेज ऐसे चलाते हैं कि जिसमें कि जो फूड लवर हैं और वो अपना कुछ स्किल एनहेंस करना चाहते हैं, तो हम 1-1 हफ्ते के प्रोग्राम उनके लिए चलाते हैं। वो हमारे पास आएँ, हम उनको रेसिपी डेवलपमेंट में भी मदद करेंगे, उसको सही खाना बनाने में भी मदद करेंगे
और उनको, और ये सारे जो हम मदद करने की प्रयास करते हैं, हम ये अपनी इंडस्ट्री को एक मदद करना चाहते हैं और उसको डेवलप करने के लिए हम उसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। तो लोग हमारे पास, मैं सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे पास आएँ और हम उनके जो खाने के लिए, सही खाना खाने के लिए हम उनको प्रेरित करेंगे और एक अच्छा खाना बनाने के लिए उनको हम बताएंगे और सबको स्वस्थ रहने के लिए कामना करेंगे। अंत में आपसे एक सवाल है कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कब और क्या और कैसा खाना खाएं जिससे उनकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सही खाएं, सीजनल खाएं और स्वस्थ रहें। तो धन्यवाद डॉक्टर आनंद कुमार जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने दिल से सारे सवालों के जवाब दिए। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।